हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता रहा है, लेकिन साथ ही हम ये चाहते हैं कि और भी अगर आपकी पढ़ाई में हम हेल्प कर सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे लिए भी कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो इसी हेल्प के लिए अब हम मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको जो मिल रही है ये है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस के लिए। अब जैसे कि आप क्लास 10th में हो, तो अब आपकी कैटेगरीज कैसे डिसाइड होंगी, क्योंकि इसमें हमने बुक्स को जब सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैं तो इनको अलग अलग हमने कैटेगरी में भी जो है रेडी किया है। ये कैटेगरीज कैसी हैं, देखिए अभी जैसे आप देख रहे हो कि हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो हमारी एक बुक रहेगी जिसमें हमारे सारे ही सैम्पल पेपर्स रहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक जैसे हमारी ये देखिए इस तरीके से एक बुक हो जाएगी, क्लास 10th सैम्पल पेपर सोल्यूशन हिंदी कोर्स एक ही हमारी रहेगी। उसी तरीके से हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन किए हैं, तो इस जो हमारी ये एनसीईआरटी सोल्यूशन की जो बुक रहेगी ना, इसमें हमारे सारे ही चैप्टर के एनसीईआरटी सोल्यूशंस रहेंगे। फिर उसके बाद हमने पीवाईक्यूज किए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो एक बुक हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी हो जाएगी। तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास रेडी है। और भी कैटेगरीज हैं, इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसमें एक फॉर्म है, उसे फिल करिए, सबमिट करिए। जल्दी हमारा एक टीम मेंबर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, तो बुक भी प्राप्त करिए और जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। तो आज आते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि आपने देख ही लिया है, क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 8। आज हम कर रहे हैं पेपर नंबर 8 को। तो बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि अभी तक 7 कर चुके हैं, तो काफ़ी हद तक हम अच्छे से हैबिचुअल हो चुके हैं कि कैसे कैसे और कितने मार्क्स के क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तब भी सारी चीज़ों को हम उसी प्रोसीजर के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहे हैं वो है सामान्य निर्देश, जिन्हें हम बहुत सावधानी से पढ़ेंगे। निर्धारित समय 3 घंटे का है। आपके पास पूर्णांक है 80 मार्क्स के। 2 खंडों में विभक्त हमारा पेपर है, का और खा में। का हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और खा हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड है। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में कुल मिलाकर 17 प्रश्न हैं, और इन्हें सभी को करना हमारे लिए ज़रूरी है। कोई भी प्रश्न हमें नहीं छोड़ना है। सभी प्रश्नों के उत्तर हमें क्रमानुसार देने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 पूरे क्रम में आंसर्स देंगे हम। खंड का में 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपके 49 उप प्रश्न हैं, यानी कि 10 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके 49 उप प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, वो भी निर्देशों का पालन करते हुए। फिर आ जाते हैं खंड खा में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न करने हैं मगर विकल्पों के साथ, आपके हर प्रश्न के साथ विकल्प दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्न आपको करने हैं। सभी प्रश्न के साथ जैसे जैसे विकल्प दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो शुरू करते हैं खंड का से। खंड का में हमारा टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अपठित गद्यांश। ये है हमारा 5 मार्क्स का, यानी कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न इस गद्यांश में पूछे गए हैं और 5 हमें करने हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। क्या दिया गया है? भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आश्रय और लक्ष्य है। यह आश्रय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहां तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर क्या है? भारतीय दर्शन हमारा क्या सिखाता है? हमारा एक आश्रय है और एक लक्ष्य है, मतलब हम क्या चाह रहे हैं और हमने एक टारगेट डिसाइड कर रखा है, वो चीज़ यही हमारा जीवन है कि उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा जीवन होता है। कुल मिलाकर आखिर ये लक्ष्य क्या है? जो लक्ष्य हम डिसाइड करते हैं ये क्या होता है? इस अर्थ में यथार्थ में दर्शन के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति वह है जिसमें लक्ष्य पा लेना या उसके विषय में केवल जानना ही नहीं बल्कि उसका अंश हो जाना है। यानी कि जो भी टारगेट हमने डिसाइड किया है उसे पा लेना ही हमारा टारगेट नहीं है, हम उस टारगेट जो लक्ष्य है उसका एक अंश बन जाए। ठीक है, मान लीजिए आप ये चाहते हो कि आप जो हो एक डॉक्टर बनो, तो ये आपने एक लक्ष्य डिसाइड किया है, तो आपका लक्ष्य डॉक्टर बनना नहीं है, आपको उस डॉक्टर कम्युनिटी का एक अंश बन जाना है। ठीक है, तो तभी आप मिलजुल कर, यहाँ पे आपको सहयोगिता की बात सिखाई जा रही है। आप सिर्फ एक अकेले डॉक्टर नहीं होंगे, आप पूरी डॉक्टर कम्युनिटी के एक अंश अपने आप को बनाओगे और तब सहभागिता के साथ कार्य करेंगे। इस उपलब्धि में बाधा क्या है? बाधाएं कई हैं पर इनमें प्रमुख है अज्ञान, यानी कि हमें जब चीज का ज्ञान नहीं होता।
अशिक्षित आत्मा नहीं, यहाँ तक कि यथार्थ संसार भी नहीं है। यह दर्शन ही है जो शिक्षित करता है। यानी कि क्या है, अज्ञानता का तात्पर्य ये नहीं कि हम पढ़ना लिखना नहीं जानते। अज्ञानता का तात्पर्य है हम वास्तविकता से अनजान हैं, हम यथार्थ क्या है हम इस चीज से अनजान हैं, और अपने अज्ञान से उसे मुक्ति दिलाता है। और जब भारतीय दर्शन करते हैं तब हम शिक्षित होते हैं, हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति हमको क्या सिखाती है, और तब हम अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार एक दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है, बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है। क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए सभी दार्शनिक को अपने जीवन को इस प्रकार आचरित करना पड़ता है ताकि उसका उस यथार्थ से एकाकार हो जाए। तो जितने लोग भी बौद्धिक होते हैं, जो सच है, जो एक्चुअल में दर्शन शास्त्र में बताया जाता है, हम उससे अपने आप को एकाकार करते हैं, यानी कि हम उस जैसा अपने आप को बना लेते हैं। वास्तव में यही जीवन का सही मार्ग है। सभी दार्शनिकों को इसका पालन करना होता है। दार्शनिक ही नहीं, हम मनुष्य को भी इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है, भारतीय दर्शन क्या सिखाता है। अब आपको इस पर दिया गया कथन पढ़कर सही विकल्प चयन करिए। अब हमें भारतीय दर्शन सिखाता क्या है, ऑप्शन क्या है, चलिए देखिए। पहले कथन देखेंगे फिर टिक करेंगे। जीवन का एक लक्ष्य और उद्देश्य हो, लक्ष्य की खोज करना हमारा कर्तव्य हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा अधिकार है, सत्य की खोज में लगे रहना। तो दर्शन शास्त्र हमें क्या सिखाता है, 1 2 3 तीनों ही सिखाता है। यानी कि जीवन का एक लक्ष्य और उद्देश्य हो, जीवन लक्ष्य की खोज करना हमारा कर्तव्य हो, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा अधिकार। तो यहाँ पर 1 2 3 हमारा तीनों ही दर्शन शास्त्र सिखाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, 1 2 3, ये हमारा एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय दर्शन के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति होने का क्या अभिप्राय है। इसका क्या मतलब होता है, लक्ष्य के विषय में जानना, लक्ष्य को पा लेना, लक्ष्य का ही अंश हो जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय दर्शन के अनुसार क्या होता है, लक्ष्य का ही अंश बन जाना, यानी कि हम उसका एक पार्ट बन जाएं। दार्शनिक होने का क्या अभिप्राय है। अब दार्शनिक होने का क्या मतलब होता है, हर समय भक्ति भाव में लीन रहना, एक शक्तिप्रद अनुशासन का पालन करना, अपने लक्ष्य की खोज में लगे रहना, दूसरों को धर्म का उपदेश देना। तो एक दार्शनिक का होने का अभिप्राय होता है एक शक्तिप्रद अनुशासन का पालन करना, यानी कि आपने अपनी लाइफ में जो डिसिप्लिन बनाया है उसका बहुत ही फोर्सफुली आपको पालन करना होता है। लक्ष्य प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है। अब जो लक्ष्य प्राप्ति हम करना चाहते हैं इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, वो क्या है, हमारा आलस्य, हमारा शिक्षित होना, ज्ञान का अभाव या अज्ञान। तो सही क्या है हमारा, ज्ञान का अभाव या अज्ञान, ये सबसे बड़ी बाधा होती है। कथन ए तथा कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब कथन ए और कारण आर को पढ़ के हमें सही उपयुक्त चुनना है। पहला क्या है, कथन एक है दार्शनिक होना एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है, ठीक है। दूसरा है दार्शनिक अपने जीवन को यथार्थ से एकाकार करता है। अब इसके अनुसार अब जब हम जो कथन पढ़ रहे हैं और जो उसका कारण आर दिया गया है उसके हिसाब से हमारा कथन ए सही है और कारण आर कथन की सही व्याख्या करता है। क्योंकि जब हम शक्ति पर अनुशासन पर चलते हैं तो हमारा जीवन जो है वो यथार्थ को एकाकार करता है, वास्तविकता को हम अपनाते हैं। अगर मान लीजिए हम अनुशासन में नहीं चलेंगे तो हम हमेशा एक इमेजिनेटिव लाइफ में जीते रहेंगे, हम वास्तविकता में कभी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ए जो कारण आर है वो सही जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने दो पद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से एक पद्यांश हमको करना है। एक पद्यांश पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों ही प्रश्न हमें करने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 मार्क्स का, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं। जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, समझो कुछ गलत है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है। जब किलकारियां सहम जाएं, जब तोतली बोलियां खामोश हो जाएं, समझो कुछ गलत है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत है, क्योंकि जोर से बारिश होनी चाहिए थी, पूरी दुनिया में हर जगह टपकने चाहिए थे आंसू।
रोना चाहिए था ऊपर वाले को आसमां से फूट फूट कर, शर्म से झुकनी चाहिए थी इंसानी सभ्यता की गर्दनें। शोक का नहीं सोच का वक्त है, मातम नहीं सवालों का वक्त है। अगर इसके बाद भी सर उठाकर खड़ा हो सकता है इंसान, समझो कि बहुत कुछ गलत है। तो जहां बच्चों पर अत्याचार होते हैं, बच्चे सहमते हैं, डरते हैं, ऐसा समाज अच्छा नहीं है। वहां पर शासित करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि बहुत कुछ गलत है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। उनको अगर खेल ले और उनकी मासूमियत को रौंदने वाले लोग हैं तो समझ लो कि बहुत कुछ गलत है। अब इस पे आधारित प्रश्न है, माँ की कोख से झांकती जिंदगी की घबराहट क्यों हो सकती है। अब जो बच्चा है वो माँ की कोख से अगर घबरा रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, उसे बाहर की असुरक्षा का आभास हो रहा है, उसे प्रदूषण का डर सता रहा है, उसे माँ ने बाहर की वास्तविकता बताई है, बाहर का मौसम अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी बच्चा माँ की कोख से निकलकर बाहर निकलने में अगर घबरा रहा है तो इसका मतलब है कि बाहर असुरक्षा है, क्योंकि सुरक्षा माँ की कोख में है, इसलिए वो नहीं निकलना चाहता है। और दूसरा, माँ उसे बाहर की वास्तविकता बता दी है कि बाहर बहुत कुछ गलत है, इसलिए बच्चा डरा हुआ है और माँ की गोद से वो बाहर नहीं जाना चाहता। तो हमने जैसा बताया कि पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा घ एकदम सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे तब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे। इसका तात्पर्य क्या है, ये जो लाइन बताई गई है इसका मतलब क्या होगा, क्या है। जब मासूमों पर अत्याचार होने लगे, मानव अपने स्वार्थ के लिए उद्यान उजाड़ने लगे, जब मासूम बच्चों को भय के बिना रहना पड़े, जब मासूम आपस में लड़ने लगे। तो यहाँ पर इस लाइन का तात्पर्य है कि जब मासूमों पर अत्याचार होने लगे, किसी भी तरह का अत्याचार होने लगता है, तभी तो मासूम घबराते हैं, उन पर तलवारें चलती हैं। तो इस लाइन का यही तात्पर्य है। नेक्स्ट आते हैं, कवि के अनुसार बहुत गलत कब है, कब बहुत ज्यादा गलत है। जब ओस तलवारों की नोक पर गिरे, जब मासूम सहम जाएं, जब बचपन समाप्ति की कगार पे हो, जब किलकारियों की गूंज खामोश हो जाए। तो बहुत गलत जब होगा जब किलकारियों की गूंज खामोश हो जाए, यानी कि बच्चे खिलखिलाना बंद कर दें, तो तब बहुत ज्यादा गलत होगा। नंबर 4 है, कुछ भी गलत नहीं है यदि, कुछ भी गलत नहीं है यदि क्या, बचपन गोद में आने लगे, बच्चों पर अत्याचार होने लगे, बाल श्रम बढ़ जाए, भ्रूण हत्या होने लगे। तो कुछ भी गलत नहीं है जब बचपन गोद में आने लगे, यानी कि बच्चा डरे नहीं और सभी की गोद में बिना खौफ के जाने लगे, इसका मतलब सब कुछ सही है। नंबर 5 है, प्रसून जोशी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, अभी वक्त है, अभी वक्त है कि, कथन पढ़कर सही, किस चीज का, सोच विचार किया जाए, दुख मनाया जाए, सवाल किया जाए, खामोश रहा जाए। तो किस चीज का वक्त है, सोच विचार किया जाए और सवाल किया जाए। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में पद्यांश है, पढ़ेंगे। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बदल के, पाते हैं जग में प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखलाकर, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ आधार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चरखा भी नहीं जननी का छीर। क्या था, ध्यान से देखिए, सूत वंश में पले थे और पला चखा भी नहीं जननी का छीर, अर्थात दूध भी नहीं चखा उन्होंने अपनी माता का। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तन में समर शूर मन में भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, सान ध्यान शशास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। तो यहां पर बताया गया है इस पद्यांश में कि किसी का गोत्र या कुल नहीं, उसके कर्म ही उसको आगे लेकर जाते हैं। ठीक है जी, कोई भी, जैसे हम बहुत बड़े गोत्र में पैदा हो गए, बहुत बड़े परिवार में पैदा हो गए, तो ये हमारे यशस्वी होने का कारण नहीं है। हमारे गुण और हमारे जो कर्म हैं वही हमें यशस्वी बनाते हैं। ये चीज इन्होंने यहां पर बताई है।
तो अब इस पे आधारित प्रश्न है, कवि ने संसार में तेजस्वी माना है, किसको माना है? कथन पढ़कर सही विकल्प चयन किए। जो वंश के आधार पर यश अर्जित करता है, जो गोत्र के आधार पर यश अर्जित करता है, जो अपने गुणों के द्वारा यश अर्जित करता है, जो अपने सुकर्मों के द्वारा यश अर्जित करता है। तो जो तेजस्वी बनता है जो गुणों और सुकर्मों के आधार पर यश को अर्जित करता है। तो यहां पर तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कर्ण के माता पिता कौन थे? कुंती तथा सूर्य, राधा तथा अधिरथ, कौशल्या तथा दशरथ, या गांधारी तथा धृतराष्ट्र। तो यहां पर कर्ण के माता पिता थे कुंती और सूर्य। नेक्स्ट है, जन्म लेने पर कर्ण का पालना क्या बना था? क्या पला था? वो एक पिटारी जो जल की धारा पर तैरती हुई जा रही थी। तो क्या था? जलधारा पर बहती हुई बंद पेटी। कर्ण किन गुणों से युक्त महारथी थे? कौन से गुण थे उनके? क्या थे? वीरता और भावुकता, शीलता और पौरुष, दानवीरता, इन सभी गुणों से युक्त थे। तो हम यहां देखेंगे उनके अंदर ये सभी गुण थे। नेक्स्ट है, कथन ए तथा कारण आ को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला कथन क्या है? वीरता, पौरुष, शीतलता व दानवीरता से मनुष्य गुणवान बनता है। सही है। कर्ण में इन गुणों का विकास उनकी माता कुंती ने किया। तो क्या उनके अंदर ये सारे चीजें कुंती ने करी थी? कुंती से तो वो जन्म लेते ही अलग हो गए थे। उनके अपनी माँ का जो है उन्होंने दूध भी नहीं पिया था। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कारण आर जो है वो गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो ये सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये गा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, ये 4 प्रश्न जो हैं ये व्याकरण आधारित प्रश्न हैं। तो 3 पर हमारे पास आ रहा है, रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये होगा हमारा 4 मार्क्स का। पहला प्रश्न है, दिनेश ने खाना खाया और चला गया। सरल वाक्य में बदलना है हमें। अब इसे किस में बदलना है? सरल वाक्य में। नीचे ऑप्शन देते हैं, ज्यों ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया। ये तो सरल वाक्य है ही नहीं, तो इसको कट कर दिया। दिनेश खाना खाकर चला गया, सही लग रहा है। दिनेश खाकर चला गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है खाकर चला गया। तो ये दोनों सरल वाक्य हैं, लेकिन इनमें भी गलती है। अभी आपको बताती हूँ। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, जैसे ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, ये भी नहीं है। अच्छा, अब यह ध्यान से देखिए, ये दोनों हमारे सरल वाक्य हैं, लेकिन इसमें सही क्या होगा? सही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया है? दिनेश ने खाना खाया और चला गया। ये ऑप्शन सिर्फ इसमें है। इसमें क्या? दिनेश खाकर चला गया। उसने क्या खाया ये मिसिंग है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये ऑप्शन गलत है और ये सही है। दिनेश खाना खाकर चला गया, ये एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। देखिए, बहुत ही माइनर सी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर खाना शब्द दिया था, तो नीचे भी हमें खाना शब्द ही ढूंढना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, उसके आते ही तुम छिप जाना, मिश्र वाक्य में बदलिए। एक ये सरल वाक्य है, इसे हमें कैसे बदलना है? मिश्र वाक्य में। देखिए, यदि वह आए तुम छिप जाना। यदि वह आए, अगर आया तो नहीं आया, ये संभावना है। ये मिश्र वाक्य है, लेकिन ये वाक्य को सही तरीके से व्याख्यायित नहीं करता है, तो ये गलत है। उसके आने पर तुम छिप जाना, ये सरल वाक्य है, गलत है। वह आए और तुम छिप जाए, ये संयुक्त वाक्य है, ये भी गलत है। जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, ये एकदम सही मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। संयुक्त वाक्य में बदलिए। जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, ये एक मिश्र वाक्य है, इसे हमें क्या बदलना है? संयुक्त वाक्य में। ज्यों ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, ये एक मिश्र वाक्य है, कट कर दिया हमने। उसने मुझे देखा और खिसक गया, ये हमें सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, मुझे देखते ही वह खिसक गया। अब क्या है? ये तो एक सरल वाक्य हो गया, गलत। तो सही हमारा ऑप्शन है खा। उसने मुझे देखा और खिसक गया, ये एकदम परफेक्ट संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। अब हमें क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें संयुक्त वाक्य छांटने कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है, अनीश बाजार गया और वहां से पुस्तक लाया, ये एक संयुक्त वाक्य है, एकदम सही। नेक्स्ट आते हैं, मूर्ति की प्रतिमा पर चश्मा असली था,
नेताजी की मूर्ति पर चश्मा असली था? नहीं, ये सरल वाक्य है, गलत है। नेक्स्ट आते हैं, मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि पहला वाक्य आप पढ़ेंगे मूर्ति पत्थर की थी, ये सही लग रहा है, लेकिन एक ये हमारा अव्यय लगा है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, ये एक मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन पहला और तीसरा हमारा संयुक्त है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या है? पहला और तीसरा। तो घा हमारा सही होना चाहिए। ये देखिए घा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। कॉलम देखते हैं क्या है भाई। राहुल ने सुना और जवाब दिया। ये वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य है। तो पहले का हमारा क्या होगा? दूसरा। ठीक, लगा लिया। जैसे ही सवार का संतुलन बिगड़ा वैसे ही वह गिर गया, ये एक मिश्र वाक्य है, नंबर 3। तो यहाँ पे भी हमने नंबर 3 लिख लिया। ठीक है, आते हैं, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। ये हमारा है सरल वाक्य, यानी कि नंबर 1 हमने लिख लिया। अब इसको हम नेक्स्ट के साथ, तो नंबर 1 का हमारा नंबर 2 है। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास में, 2 का 3 है ये और 3 का 1 है, यानी कि खा हमारा एकदम सही है। चेक करते हैं, खा हमारा एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 4 आ गई। इसमें हमारे पास में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वाच्य आधारित, जिनमें से हमें 4 को करना है और ये हमारे रहेंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। फिर से हमें कॉलम मिलाना है। देखिए क्या है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ये एक कर्तवाच्य है, एकदम सही है, 1 का 1 रहेगा। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, ये एक हमारा जो आ रहा है ये भाववाच्य है, एकदम सही है। सेकंड आते हैं, गांधी जी द्वारा देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया गया, कर्मवाच्य है। मतलब 1 2 3 के साथ 1 2 3 सुमेलित है, तो इसमें हमें कुछ नहीं देखना, देखते हैं कौन सा है। 1 के साथ, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, यानी कि का हमारा एकदम सही होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, उसके द्वारा खाना खाया जाता है, इसे कर्तवाच्य में बदलिए। उसके द्वारा खाना खाया जाता है, अब ये हमारा क्या है? एक कर्मवाच्य, जिसे हमें बदलना है कर्तवाच्य में। देखिए, वह खाना खाती है, नहीं, यहाँ पे खाया जाता है, तो यहाँ पर लड़का है तो ये हो जाए। उसने खाना खाया जाता है, उसने खाना खाया, वह खाना खा रही है। तो यहाँ पर जो वाक्य सही है वो है हमारा गा, उसने खाना खाया, ये एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने ने लगा दिया, कर्ता कारक की हमारी पहचान है, ने लगा के हमने यहाँ पर उसने खाना खाया सही कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, इसमें से कर्मवाच्य वाले वाक्य के सही विकल्प को चुनिए या कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हमें देखना है कर्मवाच्य कौन से हैं। स्मिता मधुर गीत गाती है, ये हमारा कर्तवाच्य है। फिर आते हैं, अध्यापिका द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, ये एक कर्मवाच्य है। पक्षियों से उड़ा जाता है, और ये हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा भाववाच्य हो गया। तो सही क्या है? खा। अध्यापिका द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, ये एक कर्मवाच्य है। नेक्स्ट आते हैं, चलो अब पढ़ा जाए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। चलो अब पढ़ा जाए, कौन सा वाच्य है ये तो आप देखकर समझ गए, ये एक भाववाच्य, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वो भाव पर चलो किया जाए। ठीक है, ये बात आ रही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 4, आपको निकालना है जो कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। अकाल पीड़ितों को सराहत सामग्री बांटी गई। अब नेक्स्ट आते हैं, वृद्ध से चला नहीं जाता। न्यायाधीश द्वारा गुनहगार को कड़ी सजा दी गई। तीसरा है, वर्षा के कारण क्रिकेट मैच रद्द हो गया। अब जो कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है वो है आपका खा। कैसे? ऑप्शन आपको हम बता देते हैं कैसे होगा। देखिए, अकाल पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई। अब यहाँ पर कर्ता है ही नहीं, यहाँ पर क्रिया है और कर्म है, इसलिए ये कर्मवाच्य। दूसरा आते हैं, यहाँ पर आप देखे होंगे न्यायाधीश द्वारा गुनहगार को सजा दी गई, द्वारा लगाकर हमने क्या किया, जो है कर्म को
क्रिया पर डिपेंड कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, वर्षा के कारण क्रिकेट मैच रद्द हो गया। यहाँ पर आपको क्रिया है, कर्म है और कर्म का कारण है, कर्ता है ही नहीं, तो सिंपल ये हमारा क्या हो गया, एक कर्मवाच्य। जो नहीं है, वृद्ध से चला नहीं जाता, ये एक भाववाच्य है, इसलिए ये हमारा कर्मवाच्य में नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं पृष्ठ संख्या 5 पे। यहाँ पर हमारे पास में पद परिचय आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये हमारे 4 मार्क्स के रहेंगे। क्या है, चलिए देखते हैं। रमेश तेज दौड़ता है, रेखांकित पद का परिचय होगा। रेखांकित पद क्या है हमारा, तेज। तेज किससे संबंधित है, दौड़ते से, तो अर्थात ये क्या हो गया, ये एक अव्यय है और क्रिया विशेषण है, ठीक है। और दूसरा ये कौन सा क्रिया विशेषण कौन सा है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ध्यान रखा। ये 3 चीजें हमने निकाल ली हैं, अब इसी पे आधारित देखते हैं। देखिए, अव्यय है, कालवाचक नहीं है, अव्यय रीतिवाचक है, स्थानवाचक नहीं है, तो सिंपल क्या हो गया, अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, दौड़ा क्रिया की विशेषता का सूचक है, तो खा हमारा एकदम सही आ रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निर्धन, मजदूर दिन रात परिश्रम कर रहा है, रेखांकित पद। अब निर्धन है, अब निर्धन के नीचे अंडरलाइन है, निर्धन क्या है, वो बता रहा है मजदूर के बारे में। मजदूर संज्ञा है, यानी कि निर्धन क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब ये जो विशेषण शब्द है, ये क्या बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हो उन्हें हटा दीजिए। तो यहाँ पर विशेषण है गुणवाचक, संज्ञा है नहीं, विशेषण है संख्यावाचक नहीं, तो सीधे सीधे ऑप्शन हो गया विशेषण है गुणवाचक, पुरलिंग है क्योंकि मजदूर पुरलिंग है इसलिए विशेषण भी पुरलिंग होगा, एक वचन है और विशेष है मजदूर, ये का ऑप्शन हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, कल प्राचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए, रेखांकित पद का परिचय होगा। गए, गए क्या है, एक क्रिया है। अब कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है, यहाँ पर क्रिया में कर्म है, क्रिया वाक्य में कर्म दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो क्रिया हमारी सीधे सीधे क्या हो गई, अकर्मक हो गई। तो अकर्मक क्रिया के अलावा जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें कट कर दीजिए, हमने कट कर दिया। अब क्या है, गए वो एक वचन ही है, ठीक है, क्योंकि प्राचार्य जी गए हैं, तो एक वचन है तो बहुवचन कट कर दिया। सिंपल क्या हो गया, क्रिया है, अकर्मक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, गए, कल गए थे तो भूतकाल है और कर्तवाच्य है, तो ये एकदम सही ऑप्शन है कहा। नेक्स्ट आते हैं, पारितोष विद्यालय जा रहा है, रेखांकित पद का परिचय होगा। पारितोष एक लड़के का नाम है, तो नाम है तो सीधे सीधे क्या हो गया, ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुरलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, ठीक है। सब निकाल लिया फटाफट, चलिए देखते हैं। तो शुरू हम सबसे करते हैं, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस तो हमने जातिवाचक को हटा दिया, वो एक वचन है, ठीक है, एक एक वचन चल रहे हैं, पुरलिंग है, सही है। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, तो हमने आपको बताया वो विद्यालय जा रहा है यानी कि वो कर्ता कारक है, तो ये जा रहा क्रिया का कर्ता है, तो सही ऑप्शन ये है और ये गलत है क्योंकि यहाँ पे कर्म कारक दिया गया है, तो सही ऑप्शन है खा। नेक्स्ट आते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब वाह क्या है, ये एक अव्यय है और ये एक विस्मयादि बोधक अव्यय है और हर्ष सूचक है, अरे वाह कितना सुंदर है, उनको अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो ऑप्शन से कट कर दीजिए। अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, शोक सूचक है, नहीं, शोक सूचक तो नहीं है। अव्यय है, संबंध बोधक दृश्य नहीं, संबंध बोधक नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, हर्ष सूचक है, ठीक है। वाह कितना अच्छा है ना, तो हर्ष को बता रहा है, ये हमारा घा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास है अलंकार आधारित हमारे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये हमारे 4 मार्क्स के होंगे। पहला है, मंगन को देख पट देत बार बार में अलंकार है। अब यहाँ पर क्या है, मंगन को देख ही पट देत बार बार, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं सीधे सीधे पट शब्द में जो है 2 अर्थ छिपे हुए। मंगन मतलब मांगने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको क्या है, उसको देखकर जो है हम पट अर्थात जो वस्त्र है वो उसको दे रहे हैं बार बार। जब भी हम मांगने वाले को देखते हैं उसको हम वस्त्र दे देते हैं, तो एक पट का अर्थ तो हो गया वस्त्र और दूसरे पट का अर्थ है दरवाजा, यानी मांगने वाले को देखकर हम पट यानी दरवाजे को बार बार बंद कर देते हैं,
ठीक है, तो यहां पर एक शब्द से दो अर्थ चिपके हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, अंबर में तारे मानो मोती अनगन में अलंकार है। अब अंबर पे जैसे लग रहा है मान लो कि बहुत सारे मोती हैं। अब मान लो और सपोज करने की बात हम कहां पर करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में। और उसकी पहचान क्या है, जानो, मानो, जनो, मनो। तो यहां पर देखो मानो शब्द दिया गया है ना, ये तो इससे ये सीधे सीधे क्या हो गया, ये एक उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। अब यहां पर क्या है, सीधे सीधे देखिए, यहां पर संध्या अर्थात प्रकृति को, सुंदरी अर्थात एक स्त्री के साथ बता दिया गया है। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, हमारा एक मानवीयकरण अलंकार हो गया। नेक्स्ट आते हैं, काव्य में अलंकार का तात्पर्य या अर्थ क्या होता है। काव्य में अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण, काव्य सौंदर्य, प्रसाद गुण या सौंदर्यवर्धक तत्व। तो सही क्या है, कुछ ऐसे तत्वों का समावेश करना जिससे काव्य में सुंदरता आ जाए। तो क्या है, सौंदर्यवर्धक तत्व हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, जहां जड़ पदार्थों अथवा मानवेतर प्राणियों पर मानवीय भावनाओं या क्रिया का आरोप होता है, वह अलंकार होता है। अब जड़ पदार्थ यानी कि जो चीजें निर्जीव हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं को हम आरोपित करते हैं, तो उस जगह हमारा होता है मानवीयकरण अलंकार। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है, हमारी बुक है ना क्षितिज, उस क्षितिज के गद्य खंड का जो भी चैप्टर हैं उनमें से एक गद्यांश यहाँ रखा जाएगा, उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 5 ही प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन से पाठ का है भाई। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। तो ये जो गद्यांश लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, मनु भंडारी जी के कौन सी पाठ का नाम है, एक कहानी यह भी से। ठीक है, तो अब इस पे आधारित अच्छा अभी और है, देखते हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इसकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी है, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। तो उनके पड़ोस के बारे में उन्होंने बताया है कि उनकी कहानियों के सभी पात्र लगभग इस मोहल्ले से ही रहे हैं, और कितना छाप पड़ी है ये चीज उन्हें तब पता चली जब उन्होंने कहानियां लिखना शुरू किया। प्रश्न संख्या पहला है इस पे, घर की दीवारें मोहल्ले तक फैली थी का अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है। घर बहुत बड़े बड़े होते थे, पूरा मोहल्ला अपने घर की तरह लगता था। मोहल्ले के घरों में आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। खा और गा सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे खा और गा दोनों सही है, कि मतलब लोगों से, पूरे मोहल्ले से घर जैसे ही संबंध है, बहुत ही नज़दीकी संबंध हुआ करते थे, और घर लोगों के मोहल्ले के घरों में आने जाने की किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। तो यहाँ पर जो घा विकल्प है सही है, यानी कि खा और गा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, परंपरागत पड़ोस कल्चर से लेखिका का आश्रय क्या है। परंपरागत लेखिका क्या कहना चाहती हैं इसके माध्यम से। वह संस्कृति जहां पुरानी परंपराएं निभाई जाती थी, वह संस्कृति जिसमें सब अपने लगते थे और एक दूसरे का सहयोग करते थे, वह संस्कृति जिसमें रूढ़िवादी लोग रहते थे या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पड़ोस कल्चर का तात्पर्य है वह संस्कृति जिसमें सब अपने लगते थे और एक दूसरे का सहयोग करते थे, मतलब पड़ोस के सभी लोग जो है हमें अपने लगते थे। तो ये क्या होता था, पड़ोस कल्चर से तात्पर्य है। नंबर 3 आते हैं, लेखिका के अनुसार फ्लैट संस्कृति में हम असुरक्षित, संकुचित और असहाय क्यों हो गए। क्या कारण है, जब फ्लैट कल्चर में हम लोग आए तो हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं
और यहाँ पर जो है संकुचित, हमारी जो विचारधारा है वो सिर्फ हमारे घर तक सिकुड़ के रह गई। इसका क्या कारण है? क्योंकि वहां के लोग केवल अपने फ्लैट तक ही सीमित रहते हैं, सुख दुख में कोई सहारा सहयोगी नहीं होता, आसपास से संपर्क ना रहने के कारण हम संकुचित हो जाते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी सत्य हैं, ये हमारे असहाय, असुरक्षित और संकुचित होने के। नंबर 4 है, गद्यांश के अनुसार लोगों द्वारा फ्लैट संस्कृति अपनाने का क्या कारण है? लोग आजकल फ्लैट संस्कृति इतनी ज्यादा क्यों अपना रहे हैं? इसका कारण क्या है? अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से जीने का आधुनिक दबाव है, इसलिए लोगों को संकुचित मानसिकता है, इसलिए सबसे आगे बढ़ने की होड़ है, इसलिए स्वयं को औरों से श्रेष्ठ समझने का भाव है। तो लोगों को फ्लैट संस्कृति इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि वो अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से जीना चाहते हैं, इसलिए वो फ्लैट्स में रहना चाहते हैं और नहीं चाहते कि और भी कोई लोग आस पड़ोस के जो है हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें, इसलिए वो लोग फ्लैट्स में रहना पसंद करते हैं। नंबर 5 है, लेखिका की आरंभिक कहानियों के अधिकतर पात्र कहाँ के रहे? उनके अपने मोहल्ले के। तो सही क्या है? उनके अपने मोहल्ले के। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ पर हमारे जो क्षितिज बुक के गद्य पाठ दिए गए हैं उनमें के सभी पाठों में से जो है सिर्फ 2 प्रश्नों को निकाल के यहाँ रखा गया है, दोनों ही प्रश्न हमें यहाँ करने। क्या है? गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? पहला, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था? एक भूतपूर्व सैनिक, एक दिव्यांग या विकलांग चश्मे वाला नेता, सेना का एक वीर कैप्टन, या इनमें से कोई नहीं? तो वो था एक दिव्यांग या विकलांग चश्मे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर कटाक्ष या व्यंग किया है? ये पूरा ही पाठ जो हमने पढ़ा उस पर लेखक व्यंग किस पे कर रहे हैं? किस पे कर रहे हैं? देखिए, आधुनिक युवा वर्ग की फैशन परस्ती पर, बच्चों के दिखावटी जीवन शैली पर, नेताओं की खोखली बातों पर, पतनशील सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर। तो किस पे उन्होंने कटाक्ष किया है? वो पतनशील सामंती वर्ग की बनावटी शैली पर वे कटाक्ष कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास में यहाँ पर जो दिया गया है ये हमारे काव्य खंड के से कुछ पंक्तियों को रखा गया, किसी भी चैप्टर की कुछ पंक्तियों को रखा गया है, उसको हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के हमें सही उत्तर देने हैं। तो पहले पंक्तियों को पढ़ते हैं। क्या है? उसकी स्मृति प्राथेय बनी थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर ये लिया गया है आत्मकथ्य से, जहां पर कवि को प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप प्लीज जो है अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन वो लिखना नहीं चाहते थे। वही कह रहे हैं कि मैं जो मेरी स्मृति जो है ना, उसकी स्मृति यानी कि उनके जीवन की जो स्मृति उनकी पत्नी रही जो उनके जीवन में अब नहीं है, उसकी याद ही जैसे हम मुझको क्या करते हैं, जैसे कोई थका पंथी होता है आके उसको बहुत ही सहारा मिलता है पेड़ के नीचे बैठने से, उसी तरह उसकी यादें जो हैं वो मुझे बहुत सुकून देती हैं। तुम क्या करोगे मेरे जीवन की व्यथाओं को जानकर, अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनता रहूं और खुद जो है मौन रहूं। अभी कोई समय नहीं है जब मैं अपनी आत्मकथा को लिखूं, अपने मन की व्यथा को व्यक्त करूं। अब इस पे प्रश्न देखिए, पहला क्या है? स्मृति को पाथेय बनाने का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या है? स्मृति को पाथेय, स्मृति मतलब क्या है? याद। निराशा से आशा ढूंढना, हताशा और निराशा, अतीत की सुखद स्मृतियों के सहारे शेष जीवन व्यतीत करना, या इनमें से कोई नहीं। तो स्मृति को पाथेय बनाने का तात्पर्य है अतीत की सुखद स्मृतियों के सहारे शेष जीवन व्यतीत करना। तो उनकी सुखद स्मृति क्या थी? उनकी पत्नी, उनका साथ, तो वो उसी के सहारे वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश में थका पथिक कौन है? तो यहाँ पर स्वयं कवि अपने आप को थका पथिक कह रहे हैं, तो हमारा का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ कंथा शब्द का प्रयोग किसके लिए गया है? कंथा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? फटी हुई गुदड़ी के लिए,
कंधे के लिए, फटी गुदड़ी के समान जर्जर जीवन के लिए, या निराश कवि के लिए। तो यहाँ कंथा शब्द का प्रयोग, गुदड़ी होती है ना, एक छोटा सा बिस्तर होता है जो उधड़ जाता है, तो वो जर्जित उनका जीवन भी उसी के समान जर्जित हो गया है, यहाँ पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो गा हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, अभी समय नहीं है। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं ना, अभी समय नहीं है। इसके अनुसार, कवि के अनुसार यहाँ किस बात का समय नहीं है? किस बात का समय नहीं है? कविता लिखने का, कवि के हृदय की सुप्त व्यथाओं को प्रकट करने का, लोगों द्वारा दिए गए धोखे के बारे में बताने का, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अभिव्यक्त नहीं, अभिव्यक्त जो नहीं है वो है कवि के हृदय की सुप्त व्यथाओं को प्रकट करने का, मतलब जो उनके जीवन में आई मुश्किलें हैं, जो दुख हैं, वो अभी सुप्त हैं, उनको बताने का अभिव्यक्त नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। काव्यांश में सीवन को उधेड़ कर देखने का आश्रय क्या है? सीवन मतलब सिलाई, सिलाई को उधेड़ कर देखने का मतलब क्या है? यहाँ पर विस्मृत पीड़ा को कुदेड़ना, मतलब उसको मतलब हम कुरेद रहे हैं, जो उनकी व्यथाएं, उनकी तकलीफ है, उनको हम कुरेद रहे हैं। अपने बारे में बताना, अपने सुखद दिनों को याद करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका तात्पर्य है विस्मृत पीड़ा को कुदेड़ना, जिसको वो भुला चुके हैं उस पीड़ा को फिर से आप याद दिला रहे हो, इसका तात्पर्य यहाँ पर ये है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो पूछा गया क्या है, पद्य आधारों के पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर दीजिए। अब जो हमारी बुक है ना, उसमें जो हमारे पद्य पाठ है, यानी कि जो काव्य पाठ है, उनमें से सारे चैप्टर्स में से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे बहुविकल्पीय, और दोनों के ही आंसर हमको यहाँ देने हैं। तो क्या दिया है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। अर्थात शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। यह पंक्ति किसने किससे कही है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए। तो ये पंक्ति किसने बोली थी? ये पंक्ति श्री राम जी ने परशुराम जी से बोली थी। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है हमारा गा, श्री राम ने परशुराम से कही। नेक्स्ट आते हैं, अट नहीं रही कविता में किस मास का वर्णन हुआ है? अब ध्यान रखिए, यहाँ पर कई चीज़ें आती हैं, इनका खास तौर से ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तो मास होता है और एक ऋतु होती है। अब यहाँ पर ये जो हमने कविता पढ़ी थी ना, अट नहीं रही, इसमें तो वैसे बेसिकली देखा जाए तो फागुन मास का वर्णन किया गया है, ठीक है, किसी ऋतु का वर्णन इसके अंदर नहीं है। कहाँ किस चीज़ का वर्णन है? फागुन मास का। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोग करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फागुन मास, क्योंकि मास मतलब होता है महीना और ऋतु मतलब होता है मौसम, ठीक है ना। सर्दी गर्मी आता है ना, बरसात आपका वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, वसंत ऋतु होती है, शरद, ये जितनी ऋतुएं हैं ये ऋतु होती हैं। और मास हमारे अलग रहते हैं, फागुन मास, जेठ, वैशाख, ये सभी चीज़ होती है ना, तो ये मास अलग होते हैं। चलिए, अब हमारा खंड का तो खत्म हो गया, अब हम आ गए खंड खा पे। खंड खा में हमारे साथ पूरे वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जितने भी हैं टोटल आपको लिख कर देने हैं, पूरे डिटेल में आंसर। अब डिटेल में आंसर देने का मतलब ये है कि आपको वर्ड लिमिट का ध्यान बहुत कायदे से रखना है। वर्ड लिमिट कहीं पे भी आपकी जो है क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर दिया है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने। तो ध्यान रखिए, हमारे गद्य पाठ जो हैं, हमारी क्षितिज बुक में जो हमारे गद्य खंड है, उन जितने भी उसमें से पाठ है, उसमें से हमारे सामने यहाँ 4 प्रश्न रखे गए हैं। 4 में से हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो उत्तर हमारे होने चाहिए 25 से 30 शब्दों के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हमारा होगा 2 मार्क्स का, क्लियर। क्योंकि 25 से 30 मार्क्स के जो भी 25 से 30 शब्द के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको आंसर लिखने हैं, वो 2 मार्क्स से ज़्यादा के नहीं होते। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना किस बात की ओर संकेत करता है? देखिए, पहले चश्मा कौन लगा रहा था? कैप्टन लगा रहा था। कैप्टन को एक देशभक्त व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, वो चश्मा लगा रहा था। लेकिन जब वो मर गया तो मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं था। लेकिन एक दिन हवलदार साहब जी ने देखा कि सरकंडे का चश्मा लगा है, और वो चश्मा छोटे छोटे बच्चों ने लगाया है। अब ये देखकर उनको बहुत ही अच्छा लगता है कि अभी भी हमारे देश के जो देशभक्त रहे, जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया, उनकी इज्जत करने वाला, उनका मान रखने वाला अभी भी नई पीढ़ी बकाया है। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति की भावना अब खत्म हो रही है। तो उनको ये चीज़ देख के बड़ा संतोष होता है
कि अभी भी बच्चों में देशभक्ति की भावना है, देशभक्तों के लिए सम्मान है। बच्चों द्वारा नेताजी का चश्मा रहित मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना हमारे मन में एक आशा की किरण जगाता है। नेताजी की चश्मा रहित मूर्ति बच्चों को भी नहीं अच्छी लगती, इसीलिए कैप्टन की मृत्यु के पश्चात इस कमी को पूरा करने के लिए बच्चे उस पर एक सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों अर्थात देश की भावी पीढ़ी के मन में देश प्रेम और शहीदों के प्रति आदर एवं श्रद्धा की भावना विद्यमान है। निश्चय ही हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। तो ये चीज़ देखकर संतुष्टि होती है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो देश प्रेम से ओतप्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बाल गोविंद भगत की मृत्यु उनके सिद्धांतों के अनुरूप ही हुई, स्पष्ट कीजिए। अब उनके सिद्धांत क्या थे? वो जो है एक गृहस्थ व्यक्ति होते हुए भी एक साधु वाला जीवन जीते थे, या आप देख सकते हैं उसमें पूरी गृहस्थी में थे। तभी आपका स्नान हो, दान हो, व्रत हो, सारी श्रद्धा हो, सब अपनी जगह जैसे साधु लोग करते थे। तो जब उनकी मृत्यु भी हुई तो उससे पहले ये नहीं था कि उन्होंने बीमार थे तो उन्होंने अपने ये सारे कर्मकांड छोड़ दिए हों। वो सभी कर्मों को करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने सिद्धांतों का पालन चाहते तो अपनी पुत्रवधू को अपने पास रख लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसके जीवन के बारे में सोचा और उससे कहा कि दूसरा विवाह कर लो। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में ऐसी थी जो ये देखते हैं कि जैसा उन्होंने जीवन जिया वैसे ही उन्हें मृत्यु भी प्राप्त हुई। जहाँ लोगों के मन में हर क्षण अपनी मृत्यु का भय बना रहता है, वहीं बाल गोविंद भगत सदा निश्चिंत और मृत्यु से निर्भय दिखाई देते थे। वह जीवन भर अपने नियम, व्रत, स्नान, संध्या आदि कठोर दिनचर्या का पालन करते रहे। मृत्यु की चिंता ने उन्हें कभी त्रस्त नहीं किया। जहाँ तक कि जीवन के अंतिम दिन भी शाम को उन्होंने कबीर के पद गाए और प्रातः होने पर लोगों ने देखा कि वे इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। इस प्रकार उनकी मृत्यु उनके सिद्धांतों के अनुरूप हुई। तो आखिरी क्षण तक उन्होंने अपने नियम जो हैं वो फॉलो किए थे। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। अब जब लेखक हमारे सेकंड क्लास के डिब्बे में दाखिल हुए तो वो भी ये सोच कर दाखिल थे कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। नवाब साहब भी यही टिकट लेके बैठे होंगे कि भाई यहाँ पे कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब हमारे लेखक जाते हैं तो नवाब साहब उनसे मतलब होता है ना कि हम किसी अजनबी से मिलते हैं, कुछ नहीं हाय हेलो नहीं, कम से कम एक स्माइल तो पास करते ही हैं। उन्होंने वो स्माइल तक पास नहीं करी और दूसरा बड़ा ही कट के उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। तो ये एक पहला वाकया ऐसा ही था जहाँ पर ये पता चला कि नवाब साहब जो है हमारे लेखक से बात नहीं करना चाहते थे। लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में सहसा प्रवेश करते देख नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव छा गया। उन्हें अपने एकांत चिंतन में बाधा का अनुभव होने लगा। वे अनमने से होकर ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए लेखक को ना देखने का नाटकीय प्रदर्शन करते रहे। भाई कोई सामने आया है तो बात करिए, लेकिन वो अपने खिड़की के बाहर आराम से देख रहे थे। उनके इन्हीं हाव भावों से लेखक को महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं, और फिर उन्होंने भी नवाब साहब से बातचीत करने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। ठीक है ना। तो किस तरीके से उन्होंने बताया कि नहीं भाई हम आपसे बात नहीं, और हमारे लेखक ने भी कोई उत्साह नहीं दिखाया। प्रश्न संख्या 4 है, संस्कृति पाठ में लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है? सभ्यता क्या चीज उन्होंने बताई। भाई संस्कृत व्यक्ति क्या होता है? जो किसी भी आविष्कार को करता है वो संस्कृत होता है, और उसके किए गए जितने भी आविष्कार होते हैं उनमें हम जो कोई बदलाव करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो सभ्य व्यक्ति होता है। तो वो क्रियाकलाप हमारे क्या कहलाते हैं? सभ्यता कहलाते हैं। देखिए यहाँ क्या है, लेखक के अनुसार मनुष्य जिस योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर नए तथ्यों या विचारों की खोज करता है वह संस्कृति है। इस योग्यता या संस्कृति द्वारा जो खोज होती है उसे सभ्यता कहते हैं। सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है। तो जो क्या है, जो चीज़ खोजी गई है उसको और आगे बढ़ाना जो क्या है वो क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। जो कोई भी खोज हुई है और उसमें निरंतर जो खोज होती रहेगी वो सभी सभ्यता के अंतर्गत आ जाती है।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब सेम वही है, अब हमारे पास हमारे जो पद्य खंड यानी कि काव्य खंड है उसमें से 4 प्रश्न रखे गए हैं। 4 में से 3 प्रश्नों को हमें करना है जो हमें 25 से 30 शब्दों में करना है। 2 मार्क्स का एक हमारा प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहने में क्या व्यंग्य निहित है। अब यहाँ पर क्या क्यों वे उन्होंने ऐसा कहा कि भाई आप बड़े भाग्यशाली हैं। अब एक्चुअली उनको भाग्यशाली नहीं कह रहे, उन पे तंज किया जा रहा है, उनको व्यंग्य किया जा रहा है। कारण ये है कि गोपियां जो है उनके प्यार में, श्री कृष्ण के प्यार में पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। अब यहाँ उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं, लेकिन तब भी उनके प्यार से अछूते हैं। तो यही तंज जो है गोपियां उद्धव को कर रही हैं कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं डूबे, हम देखिए हम उनके प्रेम में कैसा तड़प रहे हैं। फिर क्या है, गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई उन्हें भाग्यवान कहती हैं। वे कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के अंतरंग मित्र हो, परंतु श्री कृष्ण से इतना निकट रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से वंचित रहे। जिसे श्री कृष्ण के इतना निकट रहकर भी उनके प्रति अनुराग नहीं हुआ, वह तुम जैसा ही भाग्यवान हो सकता है। मतलब पास हो तब भी तुमको उनसे प्यार नहीं हुआ, तो तुम जाहिर सी बात है कोई भाग्यवान ही होगे। वास्तव में गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर व्यंग कर रही हैं कि तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य किसका है जो कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं पहचान पाए। तो ये व्यंग खाता, भाई व्यंग का तात्पर्य होता है कि जो हम कह रहे हैं उसका मतलब उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर भाग्यवान कहने का मतलब नहीं है, बेसिकली वो उनको दुर्भाग्यपूर्ण बोल रही हैं कि तुम उनके प्यार से बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए, तुम उनके सही रूप की पहचान नहीं कर पाए। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। अब लक्ष्मण, जब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच जो है संवाद चल रहा होता है, तो उन्होंने वीर योद्धा की कई सारी विशेषताएं बताई थी, उन्हीं को आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। वीर योद्धा शत्रु के समक्ष केवल अपनी वीरता का बखान नहीं करते, बल्कि रण क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाते हैं। वे वीर, साहसी, निडर, शांत, विनम्र तथा धैर्यवान होते हैं। जितने भी हमारे वीर योद्धा होते हैं वे वीर होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, शांत होते हैं और विनम्र होते हैं। वीर योद्धा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, वे शोभ रहित होते हैं, यानी कि वो गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और उनको गुस्सा भी नहीं आता है। तीसरा प्रश्न है, उत्साह कविता में जनजीवन नवजीवन वाले विशेषण किसके लिए और क्यों प्रयोग किया गया है। नवजीवन किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, बादलों के लिए इस्तेमाल किया। क्यों किया गया है, क्योंकि जब बादल आते हैं तो प्रकृति में जो है बदलाव आता है। देखिए ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में सभी लोग जो हैं वो बुरी तरीके से गर्मी से परेशान हो चुके होते हैं, और उसके बाद जब बादल आते हैं, वर्षा ऋतु आती है, बादल आते हैं, तो लोग बादल देखकर ही बहुत उत्साहित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये बादल बदलाव का संकेत लेकर आते हैं। तो यहाँ पर नवजीवन वाले किसको बोला गया, बादलों को बोला गया, क्योंकि उनके आने पर प्रकृति में नवजीवन प्रसारित होता है। लोगों में या जितने प्राणी मात्र हैं, प्रकृति हैं, सभी में नवजीवन का संचार होता है। उत्साह कविता में कवि ने नवजीवन वाले विशेषण का प्रयोग बादलों के लिए किया है। बादल नव सृजन का प्रतीक है। बादल बरसकर अपनी शीतल फुहारों से ग्रीष्म ऋतु की तपन से त्रस्त जनमानस को राहत पहुंचाते हैं। वे सूखी हुई वनस्पतियों के लिए फिर से हरा भरा कर उन्हें नवजीवन प्रदान करते हैं। तो वो प्रकृति हो, चाहे मानस, जनमानस हो, प्राणी जितने हों, सभी को नवजीवन प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, संगीतकार की आवाज में एक हिचक सी क्यों प्रतीत होती है। अब उसके वो बहुत अच्छा गा सकता है, खुल के गा सकता है, लेकिन तब भी उसकी जो आवाज है उसमें हिचक रहती है। कारण क्या है, वो संगीतकार से ऊंची अपनी आवाज को नहीं करना देना चाहता, क्योंकि ये उसके प्रति सम्मान है, आदर है, इसीलिए, क्योंकि उसका कार्य क्या है, वो एक एज अ संगीतकार है, तो इसलिए वो कभी भी अपनी आवाज को ऊंचा नहीं कर सकता है। संगीतकार अपनी आवाज को पूरा खोल कर नहीं गाता, क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि मुख्य गायक के सामने उसकी आवाज तेज हो जाए। उसे मालूम है कि यदि उसकी आवाज तेज होगी तो मुख्य गायक की आवाज का प्रभाव कम हो जाएगा। मुख्य गायक के प्रति उसके मन में श्रद्धा भी है, इसीलिए उसकी आवाज में एक हिचक सी प्रतीत होती है, क्योंकि वो अपनी आवाज तेज नहीं कर सकता है उसे, क्योंकि वहां पर मुख्य गायक की आवाज सुनने को ही सभी लोग आए हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका यानी कि कृतिका से प्रश्न आए हैं।
पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों में देने हैं। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, 50 से 60 शब्दों के बीच में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्नों को हमें करना है और ये हमारा रहेगा 4 मार्क्स का एक आंसर। ठीक है, तो देखिए वर्ड लिमिट बढ़ी है तो मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 मार्क्स का है और वर्ड लिमिट है हमारी 50 to 60 वर्ड्स। चलिए आगे देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा इसका, माता का अंचल शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए और पाठ का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक भी लिखिए। सार्थकता सिद्ध करनी है, माता का अंचल। अब माता का अंचल जो बात की गई है, ये पूरा पाठ हमने पढ़ा। भोलानाथ हर एक क्रियाकलाप अपने पिताजी के साथ करता है, लेकिन जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सिर्फ अपनी माँ की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि माता का अंचल जो है, यानी कि माता की जो गोद होती है, वो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है विश्व में, कि वो उससे सुरक्षित कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ हम आ जाएंगे तो हमें खुद अपने आप को बहुत अच्छा महसूस होता है और साथ ही हमको पता है कि वहाँ पे हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम मिलेगा, हमें केयर मिलेगी, सभी कुछ मिलेगा। तो क्या है, भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के साथ ही बीतता था, किंतु विपत्ति काल में भोलानाथ माता के आंचल में ही शरण लेता है। माँ का ममतत्व बच्चे को संसार के बड़े से बड़े भय से मुक्ति प्रदान करके सर्वाधिक सुख तथा सुरक्षा प्रदान करता है। अतः अध्याय का शीर्षक विषयानुकूल तथा लेखक की भावना भी पूर्णता अभिव्यक्त करने के कारण सार्थक एवं सटीक है। यानी कि यहाँ पर जो कहानी हमने पढ़ी है वो, और लेखक जो हमें समझाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से ये शीर्षक बिल्कुल सूटेबल है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है बचपन की मधुर स्मृतियां तथा अथवा हो सकता है माता पिता का सानिध्य भी हो सकता है। तो ये 2 और हमने आपको टॉपिक सुझा दिए कि ये 2 शीर्षक भी इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति द्वारा जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? किस तरह की गई है प्रकृति की संचय? वो तो भूगर्भ में जाकर जल संचय होता है ना, बारिश जो बरसती है वो कहाँ जाता है, जल संचय कहाँ होता है जाके, भूगर्भ में होता है जाके। तो क्या है, प्रकृति ने जल संचय की अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सदियों से बर्फ के रूप में वर्षा का जल संग्रह कर लेती है। गर्मियों में जब जनमानस पानी के अभाव में त्राही त्राही करने लगता है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल कर कलकर करती नदियों में जलधारा के रूप में प्राणी मात्र की प्यास बुझाती है। इन्हीं नदियों की बहती धाराएं अन्न उत्पादन में भी सहयोग कर जनजीवन का पोषण करती हैं। तो देखिए, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि जल संचय कैसे करती है, वर्षा का जल भूगर्भ जल में जाकर बदल जाता है, एक आप वो दे सकते हो। दूसरा ये दे सकते हो कि बर्फ के रूप में एकत्र हो जाती हैं और साल भर नदियों के रूप में हमें पानी देती हैं। तो ये 2 तरीके हमने आपको बता दिए, एक यहाँ लिखे थे, एक हमने आपको बता दिया। तो इन दोनों ही तरीकों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ की दृष्टि में रखते हुए उत्तर दीजिए। तो विज्ञान का दुरुपयोग कई जगह हो रहा है, अंधाधुन हथियार बन रहे हैं। आप देख रहे हैं इतना औद्योगिकरण हो रहा है, पोल्यूशन भी हो रहा है, तो आप विज्ञान का कहीं ना कहीं जो दुरुपयोग देख रहे हैं उन्हीं सभी को आप यहाँ पर लिख देंगे। हिरोशिमा की घटना ने संसार को पूरी तरह से हिला दिया। आज विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ नहीं है, हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। भीषणतम परमाणु अस्त्र शस्त्रों के निर्माण से इसका सबसे भयानक दुरुपयोग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। हर देश आज जो है परमाणु हथियार बनाने के लिए लगा पड़ा हुआ है। कंप्यूटर जो मानव की सुविधा के लिए बनाया गया है, आज उसके नेट का ना जाने कितने ही नकारात्मक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग देखते हैं बहुत ही नेगेटिव जो है उसका यूज हो रहा है। टीवी, एसी जैसी अन्य उपलब्धियों ने मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। मनुष्य मशीन का गुलाम बन गया है तथा इन उपलब्धियों ने बच्चों का बचपन छीन लिया है तथा उन्हें घर की चारदीवारी में कैद कर दिया है। उनकी उन्मुक्तता, स्वच्छंदता लुप्त हो गई है। मनुष्य के बीच का भावनात्मक संबंध लुप्त प्राय हो गया है। मानवीय संवेदनाएं लुप्त होती जा रही हैं तथा मनुष्य भी मशीनों की तरह जड़ हो गया है। तो देखिए कितनी जगह हम लोग देखते हैं कि जो है मशीनों के प्रयोग से कितने कितने दुरुपयोग हो रहे हैं और इनसे कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपकी समझ में जो कुछ आया आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसके लिए आप पूरी तरीके से फ्री हैं। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 से हमारा लेखन कार्य शुरू होता है, जिसमें हमारे अनुच्छेद हैं, पत्र है, विज्ञापन है, स्ववृत्त लेखन है, ईमेल लेखन है और संदेश लेखन है। तो प्रश्न 14 से लेकर 17 के बीच हमारा टोटल जो है लेखन कार्य रहेगा। तो प्रश्न संख्या 14 पे हमारे पास आ रहे हैं अनुच्छेद लेखन। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से हमें सिर्फ 2 ही ऑप्ट करनी है और ये हमारा रहेगा 6 मार्क्स का।
तो पहला हमारे पास क्या दिया है, बढ़ती बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या। ठीक है, अब क्या दिया है, बढ़ती बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या। सही बात है, इतना जो बेरोजगारी बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए खतरे की बात है। अब इसको हमें जो करना है उसके लिए जो हम अंदर लिखेंगे उसके लिए कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। पहला है भूमिका, दूसरा है समस्या का स्वरूप और प्रकार, तीसरा है कारण एवं दुष्परिणाम, चौथा है समाधान के उपाय और पांचवा है निष्कर्ष। तो ये कुछ हमारे पास संकेत बिंदु 5 दिए गए हैं जिनके आधार पर हम बढ़ती बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या के ऊपर एक अनुच्छेद लिखेंगे। तो जब भी आप कोई अनुच्छेद, आपके पास 3 आएंगे, 3 में से आपको एक करना होगा। जब भी आप ऑप्ट करें तो हमेशा उसे मिडिल टॉप हेडिंग में डाल दीजिए, जो भी आप ऑप्ट कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ दिया गया है, और उसके बाद आप उसके नीचे लिखेंगे। तो क्या दिया है, बढ़ती बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या। शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य एवं इच्छुक हो किंतु उसे कार्य करने के अवसर प्राप्त ना हो सकें, उस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। यह आज हमारे देश की प्रमुख समस्या बन गई है जो उसकी प्रगति में बाधक है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या और उपलब्ध सीमित साधनों ने इस संकट को और भी विषम बना दिया है। शिक्षित बेरोजगार कई बार रोजगार न मिलने पर अवसादग्रस्त हो जाते हैं या अपराध करने को विवश हो जाते हैं। ग्रामीण युवक भी पलायन करके शहरी बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है। तो किस तरीके से ग्रामीण लोग भी जो आ रहे हैं गांव से शहर की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। यद्यपि समस्या का समाधान इतना सरल नहीं है, किंतु शिक्षा प्रणाली में सुधार करके व्यवसायीकरण को बढ़ावा देकर लोगों को उनके पैतृक व्यवसाय से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना करके जनसंख्या पर नियंत्रण तथा ग्रामीणों में कृषि के प्रति अभिरुचि जागृत करके इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है। हमें ग्रामीण कुटीर उद्योगों को पुनः स्थापित करना होगा और वहां की आवश्यकता के अनुसार उद्योग धंधे लगाने की योजना बनानी होगी। अब जो गांव से जितना भी लोग आते हैं तो सबसे पहले आप गांव में रोजगार पैदा कर दीजिए, तो वो लोग नहीं आएंगे। तो वहां पर जब बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा तो जो ये काम लगाएंगे वो भी तो शहरी लोग होंगे, लगाएंगे, लेकिन वहां पर लोगों को काम किसको मिलेगा, ग्रामीण लोगों को। तो इस तरीके से शहर की भी बेरोजगारी कम होगी और गाँवों की भी कम होगी और शहरों की जो है जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी। दूसरा है हमारे राष्ट्रीय पर्व। आप सभी को पता है हमारे राष्ट्रीय पर्व, उनके बारे में आपको लिखना है। राष्ट्रीय पर्व का अभिप्राय क्या होता है, हमारी यह राष्ट्रीय पर्व मनाने के कारण तथा ढंग, महत्व और संदेश, ये चीज जो है हमारे संकेत बिंदु हैं। मिडिल टॉप हेडिंग डाल देंगे हमारे राष्ट्रीय पर्व और शुरू हो जाएंगे हम करने के लिए। पर्व या त्योहार हमारे जीवन में उल्लास, उमंग, आनंद और सरसता लाने के साथ ही ये हमें अनेक प्रकार के संदेश भी देते हैं। देखिए, जितने भी हम त्योहार मनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई संदेश जरूर लिखा होता है। इसीलिए तो हमें कहाँ जहाँ वो हमको वो फेस्टिवल मनाने में इतना मज़ा आ रहा है, साथ ही वो हमें कुछ संदेश भी दे रहे हैं। ऐसे पर्व जिनका संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। अब जो हम लोग त्योहार मनाते हैं वो या तो किसी धर्म से संबंधित होते हैं, किसी एक कम्युनिटी से संबंध ऐसे होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व क्या होता है, वो किसी एक कम्युनिटी से नहीं, पूरे राष्ट्र से संबंधित होते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि हमारे प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हैं। इसके अतिरिक्त शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस आदि भी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था तथा भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था। तो इस दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ था, इसी के हिसाब से सारे नियम कायदे हमारे देश के चलने थे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर पर सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर सत्य और अहिंसा को अपनाने का संकल्प लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व हमारी अमूल्य धरोहर हैं। हमें इन पर्वों का महत्व समझते हुए इन्हें पूरी श्रद्धा, एकता और धार्मिक सद्भाव के साथ मनाना चाहिए। तो ये दूसरा अनुच्छेद हो गया। अब आते हैं हम अपने तीसरे अनुच्छेद पे। क्या दिया है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। और इसी तरह मतलब 2 यहाँ पर आपको टॉपिक दे दिए गए हैं, बात एक ही है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो यहाँ पर क्या है, मेन आपको मीठी मधुर वाणी, अब इसको हमने बताया ना, मधुर वाणी पे ही आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद लिखना है।
पहला यहाँ पर संकेत बिंदु दिया है भूमिका अथवा उक्ति का तात्पर्य, दूसरा है मधुर वचनों का महत्व, तीसरा है कटु वचनों से हानियां और चौथा है उपसंहार। तो ये हमारे पास में कितने 4 जो हैं वो संकेत बिंदु दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, पूरा टॉप हेडिंग डाल दी जो उसका टॉपिक है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो दोनों सूक्तियां लिख दी। देखिए क्या है, मधुर वाणी अमृत के समान होती है, जगत को शीतल और शांत बनाने के लिए मधुर वचनों से अधिक कुछ भी लाभदायक नहीं है। कहा ही गया है मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, अर्थात मीठी वाणी औषधि के समान है, वही कटु वचन तीर के समान चुभ जाते हैं। तो देखिए कोई हमसे गलत बोलता है तो हमें कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन कोई मीठा मीठा बोले तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। वाणी की मधुरता व्यक्ति का भूषण है। भूषण मतलब आभूषण। हम आभूषण क्या करते हैं, क्यों हम गहने पहनते हैं, सुंदर दिखने के लिए। उसी तरह ये मधुर वाणी क्या है, ये हमारे स्वभाव का आभूषण होता है, बताता है कि ये व्यक्ति कितना स्वभाव में अच्छा है। मृदुभाषी समाज में आदर एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तथा सभी का प्रिय हो जाता है। मधुर वचनों के द्वारा कोई भी बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। किसी से भी अगर कोई काम निकालना है, आप मीठी भाषा में बोलिए, देखिए अगर वो नहीं भी करना चाहते हैं तो भी वो करने को तैयार हो जाएगा। कटु वक्ता सर्वत्र निंदा का पात्र होता है। कोई भी जो बुरा बोलता है वो उसके हर जगह जो है बुराई होती है। कटु वचन हमारे अंतर्मन को बेध देता है, यानी हमें अंदर तक जो है वो छलनी कर देता है, छेद छेद कर देता है। शस्त्र का घाव भर सकता है पर कटु वचनों का घाव कभी नहीं भरता। मधु वचनों से व्यक्ति में विनम्रता आती है जो मानव का प्रमुख गुण है। जिस प्रकार एक पुष्प की सुगंध अपने आसपास के वातावरण को सुवासित करती है, सुवासित का मतलब होता है सुगंधित करती है, उसी प्रकार मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति भी अपने चारों ओर प्रेम और सौहार्द का वातावरण निर्मित करता है। अतः हमें सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए। तो किस तरीके से मधुर वचन से बहुत सारे फायदे होते हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 पे हमारे पास है पत्र लेखन। 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से हमें एक पत्र करना है। तो देखते हैं, और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। पहला पत्र है, अपने विद्यालय के शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर और कक्ष में विशेष सुविधाओं की उपलब्धता के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, आपके विद्यालय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से उनको कोई ना कोई परेशानी है, तो जिनको आना जाना चढ़ना इन सभी में परेशानी होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप उनकी सुविधा के लिए स्कूल में कुछ कार्य करवाना चाहते हैं जिससे इनको असुविधा ना हो। तो इसके लिए आपको पत्र लिखना है किसको, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष जी को। प्रधानाचार्य को नहीं लिखना, बहुत ध्यान रखिएगा। हम लोग स्कूल में जब भी पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले प्रधानाचार्य को लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो दिया गया है उसको ध्यान से देखिएगा। किसको लिखना है, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को लिखना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है, इसमें प्रधानाचार्य कहीं पे भी नहीं है। शुरू करते हैं। सेवा में अध्यक्ष महोदय, विद्यालय प्रबंध समिति, मानस विद्या मंदिर, साकेत नगर, दिल्ली। तो इसको इसी तरीके से देना है, ध्यान रखिएगा कि मतलब ऐसा नहीं हो कि आप जो है सीधे प्रधानाचार्य को शुरू कर दें। तो क्वेश्चन में जैसा दिया गया है उसी को आप पत्र लिखेंगे। फिर दिनांक दे देंगे हम, जो दिनांक हमारी रहेगी तो दिनांक वही रहेगी जिस तारीख को आप ये पत्र लिख रहे होंगे। फिर विषय, चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के संदर्भ में। फिर आते हैं मान्यवर महोदय, सम्माननीय शब्दों के साथ पत्र शुरू कर देंगे। मैं इस विद्यालय में कक्षा 10वीं बा का छात्र तथा विद्यालय की छात्र परिषद का सचिव भी हूँ। निवेदन है कि हमारे विद्यालय में ऐसे कई विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनकी इच्छा शक्ति तो प्रबल है किंतु वे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। वे केवल नियमित रूप से विद्यालय में आते ही नहीं हैं, अपितु विद्यालय की प्रत्येक स्पर्धा में भाग भी लेते हैं। तो जो है वो विद्यालय आते भी हैं, कोई भी आपका कंपटीशन वगैरह हो उसमें भाग भी लेते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्ति में असुविधा ना हो। कक्षा कक्ष में उनके बैठने का विशेष प्रबंध किया जाए तथा प्रयोगशाला तक जाने हेतु कुछ व्हील चेयर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। भाई नहीं जा सकते तो व्हील चेयर प्रोवाइड करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स उनको लेकर जो है लैब तक जा सके। उनकी सभी कक्षाएं भूतल पर ही हों ताकि उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। मैदान में उनके लिए विशेष प्रकार के झूले तथा आसानी से खेले जाने वाले खेल उपकरणों की व्यवस्था कराने की कृपा करें।
जिससे वे स्वयं को अन्य विद्यार्थियों से अलग समझकर हीन भावना से ग्रसित ना हो। तो मतलब हम चाहते हैं कि जैसे सभी छात्र हैं वैसे ही मिलजुल कर वो भी विद्यालय के अंदर पढ़ाई करें। आशा है आप मेरी प्रार्थना पर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। मैं पूर्ण आशान्वित हूं कि आप इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करके शीघ्र ही विद्यालय में पढ़ रहे दिव्यांग विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद भवदीय आबासा। तो आबासा आपको नहीं लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। फिर आते हैं कक्षा 10 बा। स्कूल में कोई भी जब आप पत्र लिख रहे होंगे तो आपकी क्लास आपको मेंशन करनी जरूरी है, तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया औपचारिक पत्र। अब आते हैं हमारा दूसरा पत्र। अब ऑप्शन में हमारे पास दूसरा पत्र है, तो दोनों में से आपको एक करना है। क्या दिया है, आप किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा करने गए थे, वहां एक स्थानीय छात्र की आपकी मित्रता हो गई, जो वहां का रहने वाला है उससे किसी आपकी मित्रता हो गई, उसके सहयोग से आपकी यात्रा अविस्मरणीय बन गई। उसे धन्यवाद देते हुए 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। अब ये चूंकि आपका एक मित्र बना था, पर्वतीय स्थल पे आप घूमने गए थे, तो वो मित्र आपको बन गया, तो वो ये क्या हो गया, आपका अनौपचारिक पत्र हो गया, क्योंकि जिसको आप पत्र लिख रहे हो आप उसे जानते पहचानते हो। तो अनौपचारिक पत्र में हम सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। तो जहां हम रह रहे हैं, तो यहां हमने लिखा 273/5 राजीव नगर आगरा उत्तर प्रदेश, दिनांक 12 मई 2000, प्रिय मित्र आदित्य। ठीक है, हमने यहां से शुरू किया। फिर क्या है, मधुर स्मृति सप्रेम नमस्कार। आशा है तुम सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मुझे तुम्हारे साथ पर्वतीय स्थल मसूरी में बिताए हुए मधुर दिनों की बहुत याद आ रही है। जिस स्नेह से तुमने मुझे वहां के दर्शनीय स्थलों की सैर कराई, उसे मैं आजीवन नहीं भूल सकता। तुम्हारे विनम्र व्यवहार, स्नेह और आत्मीयता की छाप मेरे मन पर अंकित हो गई है। मेरा मसूरी की यात्रा करने आना और तुमसे परिचय होना एक सुखद संयोग ही था। तुम्हारे परिवार से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे भव्य आतिथ्य और परिवार से प्राप्त स्नेहपूर्ण व्यवहार के लिए हार्दिक धन्यवाद। तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। तो इस तरीके से आपने उसके साथ जो पल बिताए थे उसको यहाँ पर वर्णित करते हुए उसको पत्र लिख दिया आपने। मेरे माता पिता भी तुम्हारे विषय में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी इच्छा है कि तुम इस वर्ष ग्रीष्मावकाश में आगरा आओ। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें देखकर तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने माता पिता को मेरा सादर नमस्कार और अपने छोटे भाई को मेरा स्नेह देना। अब आप वहाँ मसूरी घूम के आए थे, उसने पूरा घुमाया था, तो आपने भी अपने शहर आगरा को दिखाने के लिए उसे आमंत्रित किया। तो यहाँ आगरा लिखा है, जरूरी नहीं है आप आगरा ही लिखो, आप अपनी सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके घर में जितने मेंबर्स थे उनको रिगार्ड्स दीजिए, छोटे हैं तो उनको प्यार दीजिए। फिर आते हैं, एक बार पुनः आभार सहित तुम्हारा मित्र सोमेश। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दोनों पत्र हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास एक स्ववृत्त है और एक ईमेल है। इन दोनों में से आपको कोई एक चीज करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ववृत्त, और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। आपके शहर में एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हिंदी विषय के स्नातक शिक्षकों के कुछ पद रिक्त हैं। उसके आवेदन हेतु लगभग 80 शब्दों में एक स्ववृत्त लेख तैयार कीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, आपके शहर का कोई एक प्रतिष्ठित विद्यालय, काफी बड़ा विद्यालय है और वहां पर कुछ शिक्षक यानी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, वो पद आपकी खाली है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकला था, तो आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहां के लिए आपको अपना एक बायोडेटा रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्ववृत्त सबसे पहले नाम सुरेश ठाकुर, पिता का नाम राम प्रकाश ठाकुर, माता का नाम सुनीता ठाकुर, जन्म तिथि 30 जुलाई 1992, वर्तमान पता 302 गोल मार्केट नई दिल्ली आपने लिख दिया। फिर दूरभाष केंद्र, अगर आपके पास दूरभाष है तो ठीक है, नहीं है तो खाली मोबाइल नंबर दे दीजिए। ईमेल जरूर दीजिए, ध्यान रखिएगा ईमेल का बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता जब भी आप लिखेंगे हमेशा तालिका में ही देंगे। तो और शुरू करेंगे कहाँ से, 10th क्लास से, 10th 12th इस तरीके से आप आएंगे। सबसे पहले आया हमारा 10वीं क्लास 2006 CBSE हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान में हमने किया है, 72% है। फिर है 12वीं है CBSE हिंदी अंग्रेजी इतिहास अर्थशास्त्र, 86% है। फिर स्नातक है आपने किया दिल्ली विश्वविद्यालय से 2010 में, हिंदी से किया है आपका 69% जो है मार्क्स आए थे। फिर है आपने B.Ed किया 2012 में दिल्ली विश्वविद्यालय से, विषय रहा हिंदी, 93% मार्क्स आए।
फिर है परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, 2014 में किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में किया और आपका 79% आपके मार्क्स आए हैं। अब आते हैं अन्य संबंधित आपकी योग्यताएं, और भी आपने जो अचीव किया हो वो यहाँ दे सकते हैं। कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा आपने किया हुआ है, जर्मन और स्पेनिश भाषा की जानकारी है, योग के क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण है। तो ये आपने पढ़ने के अलावा जो आपने और चीज़ें सीखी हैं वो आपने दे दी। फिर आते हैं आपकी उपलब्धियां। इसके अलावा आपने बहुत सारे कुछ जो है कहीं आपने पुरस्कार जीते हों या कहीं रिवॉर्ड्स मिले हों, उनको आप यहाँ मेंशन करोगे। देखिए क्या है, विद्यालय स्तर पर एनसीसी में उच्च प्रशिक्षण लिया है आपने, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने पर पुरस्कार आपको मिला है। अब है कार्योत्तर गतिविधियां और रुचियां। यहाँ पर मतलब अब जितना आपने बताया इसके अलावा आप कुछ और भी करते हैं, यानी कि कुछ सोशल वर्क वगैरह टाइप का या किसी की हेल्पिंग करा वो, और आपकी अपनी खुद की हॉबीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। योगा अभ्यास, क्रिकेट, शास्त्रीय संगीत, गायन वादन में विशेष रुचि है। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, मतलब जो भी आपके आजकल गैजेट्स चल रहे हैं उनका प्रयोग आप काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्ववृत्त कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड ऑप्शन पे। हमारे पास 2 ऑप्शन थे ना, स्ववृत्त या ईमेल। तो अब हम ईमेल करने जा रहे हैं। ईमेल में हमारे पास क्या है, दूरदर्शन अधिकारी को कार्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव के लिए ईमेल लिखिए। तो दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उनमें आप सुधार चाहते हैं, यानी कि कुछ अच्छे प्रोग्राम का प्रसारण करने के लिए आप ईमेल लिख रहे हैं, किसको, दूरदर्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, फ्रॉम, यानी कि आप लिख रहे हो, आपका ईमेल एड्रेस रहेगा। फिर आप किसको लिख रहे हो, दूरदर्शन को लिख रहे हो, तो हमने दूरदर्शन का ईमेल बना दिया। अब इसके बाद का नीचे जितना फॉर्मेट रहेगा वो हमारा कैसे रहता है, वो पूरा औपचारिक पत्र की तरह रहता है। सबसे पहले विषय डालेंगे, दूरदर्शन के कार्यक्रमों हेतु सुझाव। फिर उसके बाद हम क्या सुझाव दे रहे हैं इसको लिखेंगे। देखिए, महोदय, दूरदर्शन देश के लाखों लोगों के मनोरंजन व ज्ञान का स्रोत है, किंतु बच्चों और युवा वर्ग के लिए जो कार्यक्रम ज्ञानवर्धक हो सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम दूरदर्शन पर ना के बराबर दिखाए जाते हैं। यदि रविवार को प्रातः या दोपहर के समय विज्ञान या सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई कार्यक्रम प्रसारित किया जाए तो यह विद्यार्थियों के लिए लाभदायक व रुचिकर सिद्ध होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि विद्यार्थी व युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण करें। तो इस तरीके से आप चाहते हैं कि विज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी कि साइंस एंड जीके से संबंधित, कुछ जनरल नॉलेज से संबंधित जो है आप कार्यक्रम चाहते हैं। ये आपने लिख दिया। अब नीचे धन्यवाद मधु और नीचे अपना मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईमेल भी। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 17 में। यहाँ पे हमारे पास एक विज्ञापन दिया गया है, एक संदेश दिया गया है। तो दोनों में से कोई आपको एक करना है और ये हमारा रहेगा 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले हमारे पास विज्ञापन आया है, देखिए क्या है। वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक करने हेतु 60 शब्दों में एक उपयोगी विज्ञापन तैयार करना है आपको। हम सभी कोविड से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं, उसमें कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी हमको पता है। तो बस अब आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए? सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया। अब कोरोना से संबंधित, आप कोरोना है या मास्क है, इन सब से संबंधित जो है एक पिक्चर बना सकते हैं। पिक्चर नीचे बनाइए या साइड में बनाइए, आप ऐसे भी कर सकते हो, साइड में बनाया और इधर आपने सारी बातें लिख दी। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ नीचे बना दिया है। अब उसके ऊपर आप यहाँ करेंगे वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना के प्रसार को रोकना हम सबका उत्तरदायित्व है। इस घातक बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु अपनाएं निम्नलिखित उपाय। तो देखिए, कोविड के समय में ऐसे बहुत सारे जागरूक विज्ञापन शुरू हुए थे ना, तो वो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं कैसे कैसे होंगे। अब उसमें क्या सावधानियां आपको बरतनी है ये आपको पॉइंट्स में दे देना है। देखिए क्या है, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए सदैव मास्क का प्रयोग करें। खांसते या छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें और फिर उसे तुरंत फेंक दें। जहां तक संभव हो घर के बाहर ना निकलें। यात्रा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आप पूर्ण स्वस्थ हों। फल सब्जी आदि को अच्छी तरह धोकर ही प्रयोग करें। तो ये कुछ सावधानियां थी जो हमें कोविड के लिए ज़रूरी थी, हमें करनी थी। अब ये क्या है, कोरोना वायरस से सुरक्षा ही बचाव है। इस वायरस से क्या है, हम जब तक सुरक्षित हैं वही हमारा बचाव है। तो ये हो गया विज्ञापन। अब हम आते हैं हमारे संदेश पे। क्या दिया है, अपने मित्र को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर 60 शब्दों का एक बधाई संदेश देना है। ठीक है, 60 शब्दों में एक हमें बधाई संदेश लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे या स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे।
सबसे पहले जो संदेश है, शुभकामना संदेश है, बधाई संदेश है, जो कुछ भी है उसे सबसे ऊपर देंगे। जो भी डेट है आप वो डालेंगे, समय डालेंगे और फिर उसके बाद अपना संदेश जिसको दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ प्रिय मित्र राजीव है। अब इसी के साथ आप नीचे क्या जो भी आपका संदेश है उसे देंगे। आप बधाई संदेश, उसको बधाई दे रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा पास करने में। प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार मेहनत करते रहो और सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहो। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारा हर ख्वाब पूरा हो और तुम सदैव मुस्कुराते रहो। इस कामयाबी पर दिल से बधाई, तुम्हारा मित्र अमित। तो ये सिंपल है, इसमें तो कोई मुश्किल भी नहीं। जो आप बोलना चाहते हो बोलिए। देखिए वर्ड लिमिट भी ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं कहना है, 60 शब्दों में ही हमें इसका उत्तर देना है। तो इस हमारे संदेश के साथ ये पूरा प्रश्न पत्र संख्या 8 जो है हमारा खत्म हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे कैसे करना है। अभी और भी हम प्रश्न पत्र यानी कि सैम्पल पेपर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें भी मिलकर सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी मगर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या? मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के लिए और सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए। ये सारे सब्जेक्ट जितने भी आपको मिल रहे हैं, पर सब्जेक्ट आपको अलग अलग कैटेगरीज भी आपके लिए प्रोवाइड कराई गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पर आपको अभी कराए सैम्पल पेपर। तो इसी तरह आपके पास एक बुक क्या रहेगी जिसमें हमारे सारे ही सैम्पल पेपर रहेंगे। हम कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ना जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक बुक है जिसमें हमारा टोटल डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो हमारी बुक हो जाएगी थ्योरी बुक। उसके बाद हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं, तो एक बुक में हमारे पास सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी सोल्यूशंस रहेंगे। तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी की बुक आपके लिए रेडी है। इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करेंगे, उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, फिल करके सबमिट कीजिए। ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे हमारा एक टीम मेंबर आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेगा। तो बस इस बुक को भी प्राप्त करिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि अभी और भी सैम्पल पेपर आ रहे हैं, तो मिलकर सॉल्व करते रहेंगे। फिर से मिलेंगे। बाय बाय।